हमारे उस मैप में दिखा दो। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में मैप बना नहीं सकते, हिस्ट्री में भी मैप बना सकते हैं हम जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैप ये भी नहीं होना चाहिए कि पूर्ण एक पेज का मैप बना दिया। जैसे इधर लिखा और इधर छोटे से डायग्राम, छोटे से हिस्से में मैप बना दिया। इससे क्या कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यू एडिशन है अपने यहाँ मैप ऐसा होना चाहिए कि तुरंत बना सको आप, लगभग 10-15 सेकंड में, 10-15 के 5 सेकंड में ऐसा बना दो जिससे पता चल जाए कि हाँ इंडिया ही है ये। तो ऐसा भी मैप बनाना अच्छे से मैप भी बनाना, आउटलाइन दिखाना चाहिए कि हम मैप में ये सारी चीजों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो एग्जाम्पल सोचेगा कि यार इसकी जो प्रेजेंटेशन है, और क्यों ऐसी चीज अगर आप एक्स्ट्रा बनाएंगे तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है लिखने की बजाय। जितनी भी घटना थी हमने एग्जाम में दिखा दी और उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। तो मैप इसमें हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स में। दूसरा इसमें मैप हम वैल्यू एडिशन के लिए बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो फेमस पर्सनालिटीज रही है, जैसे वो सब ड्यूरेशन में, जैसे गांधी जी थे, अम्बेडकर जी थे, या फिर जो और दूसरी पर्सनालिटी रही है, उन सब के भी जो एग्जाम्पल थे, कहाँ कहाँ का किसका योगदान था, किसी ने कौन सी कमेटी बनाई थी, कौन कौन से कमीशन बनाए थे, अंग्रेजों ने कौन कौन से कमीशन बनाए थे, उनका क्या क्या इफेक्ट हुआ था। और इसके साथ ही जो ब्रॉड डायमेंशन, अब जैसे गांधी जी का योगदान पूछे तो गांधी जी का योगदान, या फिर उस टाइम पीरियड में पूछे कि 1930 के दशक की जो घटना हुई थी उनके बारे में बताना है, तो अपने आप डायमेंशन ऐसे बनेगी कौन कौन उस टाइम रहे होंगे, किसान रहे होंगे, मजदूर रहे होंगे, फिर जो नरम दल गरम दल ये सब रहे होंगे, उसके बाद महिला रही होंगी, युवा रहे होंगे, उसके अलावा कुछ विदेशी लोग भी रहे होंगे जिनका सीधा सीधा योगदान रहा था। जितने सारे स्टेक होल्डर अप्रोच पकड़ के सब लोग काफी क्वेश्चंस में, तो वहां से हो जाता है कि इसमें कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारा चीज हिस्ट्री में अप्लाई हो जाता है। दिक्कत काफी बार ये भी होती है कि यार पॉइंट कैसे बनाएं, इस तरीके से पॉइंट भी बन जाएंगे कि मल्टी डायमेंशन अप्रोच लेके चले यहाँ पर, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर थे वहां पे, इस तरीके की जो घटना होती है, और उनको अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर करके लिख दिया तो जो मार्क्स है वो भी अच्छे मिलने की संभावना रहती है। इसके साथ ही जैसे एक जो मैप मैंने कहाँ बनाया था, 20 में 21 में क्वेश्चन पूछा था भक्ति लिटरेचर का, तो मैंने इंडिया का मैप बनाया और जो भक्ति शब्द थे, जैसे नॉर्थ में कौन कौन सा था, फिर इधर नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया, तो यहाँ पे जो इंडिया में जो जो भी भक्ति लिटरेचर थे उन सब के बारे में सब बता दिया कि किस किस तरीके से उनका योगदान था। तो इस मैप में उनको दिखा दो छोटा सा बना के, तो इससे फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट जनरेट हो जाती है, उसमें टाइम कितना लगता है, मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड टाइम लगेगा आपको, और ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट इसमें आपको टाइम लगेगा। लेकिन इससे जो आपका जो 0.5 बढ़ने वाले हैं वो इससे बढ़ जाएंगे सीधे सीधे हिस्ट्री में। और ये इसके साथ ही वो बताया गया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री को हमें किस तरीके से मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने लगभग 1-2 महीने वर्ल्ड हिस्ट्री में टाइम दे दिया, तो क्योंकि उसका इतना कॉस्ट बेनिफिट है ही नहीं है। अगर वो छोड़ के भी चले जाएंगे तो वहां से कितना क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, और वो भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर आप वैसे कैसे पढ़ के चले गए, सिलेबस में दी हुई है तो क्वेश्चन सुझाएगा। उसके अलावा अगर कोई ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाले उन्हीं से वो क्वेश्चन होगा, बाकी जो दूसरे स्टूडेंट होंगे वो भी इतना ही पढ़ के जाते हैं। तो हिस्ट्री की लगभग ये थी कि किस तरीके से हमें हिस्ट्री है उसको अप्रोच करना है। सोसाइटी, और ये हिस्ट्री का ऐसा लगभग सबको पता रहता है कहाँ से कौन कौन सी चीज करनी है, लेकिन सोसाइटी में काफी सारी चीज ऐसी है जिनको अगर हम अच्छे से करके जाए तो नंबर काफी ज्यादा अच्छे इंक्रीज हो सकते हैं। सोसाइटी में सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो सेम चीज है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। क्वेश्चन ही कैसा रहता है कि एक बार पूछेंगे ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, फिर इंडियन संस्कृति के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, महिला के ऊपर क्या पड़ा, बुजुर्गों के ऊपर क्या पड़ रहा है, युवा के ऊपर क्या पड़ रहा है। क्वेश्चन में चीज सेम है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन अलग अलग तरीके से उसको पूछ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन है, रीजनलिज्म है, सोशलिज्म हो गया, उसके अलावा जो कम्युनलिज्म हो गया, ये 7-8 टॉपिक ऐसे हैं। इनका कितना सा सिलेबस है, 1-2 पेज करके लिखने होंगे। मेन चीज इसमें क्या है, वो चीज इसमें वैल्यू एडिशन, हम एग्जाम्पल कैसे लिख रहे हैं, मैप कैसे बना रहे हैं, हम डाटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट, कमेटी, इन सबका कैसे यूज कर रहे हैं। अब जैसे ये सब ये हो गया, इसके साथ ही इसमें जैसे महिलाओं वाले टॉपिक्स है। अब ये सारी चीज हमको पहले से होनी चाहिए कि जो महिलाओं में क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसमें दिया हुआ है कि महिला और महिला संगठन, उसमें संगठन भी एक टर्म है, महिला संगठन। इसके ऊपर आप देखोगे 2-3 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए सीधे सीधे महिला संगठनों के ऊपर। तो संगठन 1950 से लेकर वर्तमान समय तक कौन कैसे कैसे संगठन बने हैं,
काफी बार पूछ रहे थे कि 1970s के दशक में महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उनके संगठन में क्या भूमिका थी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उस सिलेबस देखो कि सिलेबस में टर्म क्या है और किस तरीके से हमें पहले से तैयार करना है। तो मैंने काफी सारी चीज क्या थी, जैसे मैंने मान लो कि महिलाओं के ऊपर मैंने किस तरीके से अपना कंटेंट तैयार किया था, तो ब्रॉड चीज ऐसी हो गई कि ये चीज तो यूज करनी है। इसमें मैंने ये देखा कि जैसे महिला है तो महिलाओं में रिपोर्ट्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट होगा। इसको मैं अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं पे मुझे दिखाना होगा कि महिलाओं की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो उसको मैं इस रिपोर्ट से लिखूंगा कि हाँ इस रिपोर्ट में सारी चीज बोली गई है। अपने मन से कुछ बात मत बोलो कि ऐसा ऐसा है ऐसा है। उस चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे, डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट, ये सब लिखनी पड़ेगी। अब एक चीज हो गया कि पे गैप रिपोर्ट। काफी सारी जो आईएमएफ की रिपोर्ट है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग 34 से 35% पैसा कम मिलता है, तो वो सीधा सीधा देखो कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट है कि आईएमएफ ने बोला हुआ कि अगर महिलाओं की पुरुषों के बराबर अगर भागीदारी हो तो भारत की जीडीपी लगभग 27% तक बढ़ सकती है, तो ये रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तो खुद की मर्जी से मत लिखो, जितने भी लिखो इस तरीके से यूज करो। उसके अलावा एग्जांपल्स लिखो कि काफी सारी जो महिला है उन्होंने किस तरीके से जो अलग अलग सेक्टर है वहाँ पे अच्छा अच्छा काम किया है। उनमें हम जैसे अभी इसरो का भी कल ही जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3, उसमें जो डायरेक्टर थी वो महिला थी, तो उसका सीधा सीधा मैं एग्जांपल जैसे कोट कर सकते हो वो बताऊंगा। एक चीज ये बताऊंगा कि न्यूज़पेपर का हमें कैसे ये सारे जो चीज वैल्यूएशन करनी है उसमें कैसे यूज करना है। लास्ट में ये चीज हो गया। उसके अलावा जैसे मान लो कि उनके घरेलू हिस्सा से संबंधित जो एनसीआरबी का डाटा है उन सब का यूज करना है। और ये सब चीज हो गई कि हमारी अब ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास है। हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल एंगल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, उन सब चीजों का हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने क्या था कि एक पेज पे पहले से लिख दिया था कि अगर महिला का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उनमें मैं आंसर लिखूंगा, उसमें वैल्यू एडिशन के लिए मुझे ये सारी चीजें यूज करनी है। इसके साथ ही जैसे पूछना कि महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज कैसे है, तो उसके लिए मैंने जो लाइफ साइकिल था ऐसे तैयार कर लिया था कि ये तो भ्रूण हो गया, उसके अलावा वो किशोर, किशोर से पहले बालक, फिर किशोर, किशोर के बाद वयस्क और उसके बाद बुजुर्ग। इस तरीके की लाइफ साइकिल डायग्राम हो गया। इनकी क्या क्या समस्या है, कभी बार पूछते हैं कि महिलाओं के द्वारा जो टाइम पीरियड में किस तरीके से समस्या का सामना किया जाता है। तो इस तरीके के डायग्राम मैंने बना दिया और लाइफ साइकिल से कि यहाँ पे अलग समस्या होगी, यहाँ पे अलग दिक्कत है, यहाँ अलग दिक्कत है, यहाँ अलग दिक्कत है और यहाँ अलग दिक्कत है। इस तरीके से डायग्राम बना के पहले से ही मैंने दिखा दिया कि किस किस तरीके से जो महिलाओं को दिक्कत आती है। तो ये हो गया कि किस तरीके से हमें चीजों को अप्रोच करना सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में एक चीज और है कि जैसे कुछ स्टैंडर्ड हमको भी बताया गया था और डेफिनेशन हमें किस तरीके से लिखनी है। एक डेफिनेशन हमने खुद की लिख दी अपनी मर्जी से, ये मैंने हमने की, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहीं से इसको पढ़ाया और हमने इसको सीधा सीधा लिख दिया। एक हमने वहां पर उसका जो रिसोर्स था, कहाँ से इसका सोर्स है, वो भी हमने वहां पर कोट कर दिया। जैसे मान लें कि कोई इस टाइप का पूछा हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, जीएसटी पर बनने टॉपिक्स है, वहां पे हमने देखा कि आईएलओ के अनुसार, भाई सामाजिक सुरक्षा कौन देखता है, आईएलओ से दिखता है। आईएलओ के अनुसार सामाजिक सुरक्षा ये होती है, ये कैसे लिखा। ऐसे ही मान लो कि वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण में हमने देखा कि यूएन के अनुसार वैश्वीकरण की डेफिनेशन ये होती है कि दो देशों के बीच में विचार है, संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है, उन सब का जो खुले द्वार के जो आदान प्रदान होता है, ये मतलब डेफिनेशन इसकी अच्छी हो सकती है, लेकिन डेफिनेशन मोटा मोटा तो यही है। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है उसको हमने देखा कि यूएन के अनुसार ऐसा है। ये सारी चीज हम पहले से डेफिनेशन तैयार करके जानिए कि हमें किसकी डेफिनेशन किस तरीके से कैसे यूज करनी है। उसी तरीके से अलग अलग जो सेक्टर है उनके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे महिलाओं के बारे में देखेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ हो गया, यूएन महिला आयोग, भारत में भारत महिला आयोग। इसके अलावा जो काफी सारे जो लॉ बने हैं, पॉक्स एक्ट है, या फिर जो आंतरिक जो घरेलू मामले हैं उनके संबंध में अलग अलग एक्ट है। तो ये सारे एक्ट हमें पहले से पता होने चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान लो कि एक क्वेश्चन जैसे इंट्रोडक्शन बताता हूँ, शहरीकरण का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सिलेबस में है हमारे जीएस पेपर बनने ऑर्गेनाइजेशन। एक हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी 31% जनसंख्या शहरों में रहती है।
एक हमने इस रिसेंट का डेटा देखा कि यूएन हैबिटेट की जो रिसेंट रिपोर्ट है कि यूएन हैबिटेट की वैश्विक शहरी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 34% शहरों में जनसंख्या रहती है। अब जो रिसेंट वाला देखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना 121 करोड़ लोग रहते हैं। एक हमने देखा कि जो यूएन की रिसेंट रिपोर्ट आई है कि ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, उसके अनुसार भारत 2024 तक चीन से जनसंख्या ज्यादा वाला देश होगा या वैश्विक स्तर पर पहले जनसंख्या वाला देश होगा। तो ज्यादा हमें ये चीज देखनी है कि हमें किस तरीके के एग्जाम्पल है वो कहाँ पे लिखने हैं, किस तरीके से हमें इंट्रोडक्शन को लिखना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीज पहले से कैसे आएंगी कि हमें आंसर में और कहाँ चीज से अलग अलग पेपर के लिए हम रणनीति पहले से ही बना के चलेंगे। पेपर में और हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे एसडीजीज है, एक हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे जैसे रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स है, डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, बेस्ट प्रैक्टिस, ये सब का यूज कर सकते हैं। जैसे और रिसेंट के एग्जाम्पल, और जैसे रीजनलिज्म में कोई भी क्वेश्चन आए तो रीजनलिज्म की डेफिनेशन लिखनी, लेकिन हमें एग्जाम्पल लिखने हैं। तो एग्जाम्पल में रिसेंट घटना कहाँ पे हो रही है, मणिपुर वाली घटना, उसको हमें लिखना ही लिखना वहाँ है। मणिपुर हुआ, उसके अलावा बेलगाम वाला इशू हुआ, साउथ वाले इशू हुए, और जो स्टेट ऑफ बीच में जो इशू चल रहे हैं कोविड के दौरान इसमें हरियाणा और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, तो ये सारे जो है इनको इशू को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल को पता है कि मणिपुर में किस टाइप की घटना हो रही है, और अगर हम पीछे वाला कोई इशू लिखेंगे 1970s का या 1980s का, तो उनको फिर हमें एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमें जो अपना आंसर है उसको तैयार करना, और पहले से सोच के जाना कि रीजनल का क्वेश्चन आएगा, मान लो कि चित्रवाद का क्वेश्चन आया तो उसमें हमें मैप बनाना है, ऐसे तरीके से पहले से सोच के जाओ ये सारी चीज करनी है। तो मैं क्या करता था कि पहले अगर मॉक पेपर देने जा रहा हूँ तो एक पेज पे अपना रफ चीज करके आता था कि आज पेपर किसका, सोसाइटी का, तो सोसाइटी में मैं किस किस तरीके से पेपर अटेंड करूंगा, सिलेबस लेके बैठा, लगभग सिलेबस की चीज पता भी चल जाती है कि सिलेबस में है क्या क्या टॉपिक है, मोटा मोटा वो सब पता चल गया, और उनमें किस तरीके से यूज करना है। अब सोसाइटी में जैसे काफी सारे जो सोशल रिफॉर्मर हुए, जैसे गांधी जी है, अम्बेडकर जी है, सरदार पटेल, नेशनल मंडेला, अब्राहम लिंकन जी, इनके काफी सारे कोर्स हैं, उनको आप सीधा सीधा या तो इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास ऐसा चीज अवेलेबल है पहले से तो यूज कर सकते हैं। बाकी नाम को सीधा लेके हम जैसे अगर जाति को कोई भी क्वेश्चन आए तो हम गांधी जी को ले सकते हैं, अम्बेडकर जी को ले सकते हैं। इस तरीके से हमें जो आंसर है जो सोसाइटी और उन सारी चीजों को हैंडल करना है। अब सोसाइटी में और किस तरीके से हमें जो एग्जाम्पल है वो कहाँ से मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे न्यूज़पेपर से। वो मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगा कि किस तरीके से हमें तो न्यूज़पेपर है, एक नजर देख लेते हमें न्यूज़पेपर को किस तरीके से अच्छे से हैंडल करना। अब इसमें जीएस पेपर बनने आ गया हमारा फिर ज्योग्राफी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट, इन तीनों का पता ही चलता है कि कौन सा क्वेश्चन ज्योग्राफी का, कौन सा एनवायरनमेंट का, कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट का। इन तीनों की हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना है ताकि तीनों का सिलेबस एक साथ खत्म हो जाए। जैसे इस बार लैंडस्लाइड का क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में भी पूछा, जीएस पेपर 3 में भी पूछ लिया था। अब किस तरीके से इसको तैयारी कैसे करनी है, पहला वही सिलेबस है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। इकोनॉमी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंतर्गत जितनी भी सिलेबस दी हुई है और उसमें इंडिया का अगर नाम नहीं लिखा हुआ तो हमें वैश्विक स्तर पर सारी चीज लिखनी है। काफी बार क्या होता है कि वो सूखे के बारे में पूछता है, फ्लड के बारे में पूछ लेता है, या फिर दूसरे सारे डिजास्टर वाले हैं, रिसोर्स है, उन सबके बारे में पूछते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडिया मेंशन नहीं रहता। लेकिन हमारे मन में वही सारी चीज रहती है कि इंडिया वाली चीज, तो हम इंडिया वाले सारी चीज लिखते थे वहाँ पे। उसमें अगर इंडिया का नाम मेंशन नहीं है तो हमें ग्लोबल लेवल की चीज लिखनी है। जैसे कोयले के बारे में पूछ लिया, या फिर स्टील के बारे में पूछा, या फिर स्टील का स्टाफ से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो स्टील की बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से लोकेटेड है, किन किन फैक्टरों के ऊपर वो डिपेंड करती है, तो उनमें फिर इंडिया का नहीं लिखना हमें, उसमें मैक्सिमम चीज हमको वैश्विक स्तर की लिखनी है, लेकिन उसमें हम 20 से 30% इंडिया का लिख सकते हैं। इंडिया का भी अलग से हेडिंग देखिए, हाँ इंडिया का ये है, और वैश्विक स्तर का फिर लिखिए। तो इस तरीके से हमें ज्योग्राफी में ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक दो बार कि पहले पता नहीं था कि इसमें ऐसे उन्होंने लिखा हुआ कि इस तरीके से लिखना, उसमें सारी इंडिया की चीज लिख के आ गया, फिर पता चला पेपर में नंबर नहीं आ रहे। तो नंबर इस वजह से भी नहीं आते कि हम पढ़ने में गलत कर देते हैं, समझने में गलत कर देते हैं कि एग्जामिनर की क्वेश्चन में क्या डिमांड है, तो डिमांड को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें भी ज्योग्राफी में मैप हम काफी अच्छे से बना सकते हैं। अगर डिजास्टर का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ, रिसोर्स का कोई क्वेश्चन है, कोई रिसेंट वाली घटना हुई है, उन सब का हम बना सकते हैं। अब जैसे इसमें मैं एक चीज बताता हूँ
जैसे साइक्लोन के ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। अब साइक्लोन के ऊपर जैसे पहले चीज हमको किस तरीके से तैयार करके लानी है कि अगर साइक्लोन आएगा तो साइक्लोन हमारा कोस्टल एरिया में आता है, तो इस तरीके से साइक्लोन दिखा देंगे कि ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, जैसे साइक्लोन आते हैं। अब इसमें हमको एक दो साइक्लोन के नाम पहले से याद करके जाओ। जैसे कभी बिपरजॉय आया था, ये देखो नाम है बिपरजॉय, उससे पहले निसर्ग आया था। ऐसे दो तीन नाम इधर के याद करके जाओ, ऐसे इधर की याद कर लो, मुझे अभी भी ये थोड़े याद है। अम्फान है, वायु है, इस तरीके के चक्रवात नहीं आप पहले से करके चले गए। तो आपने ऐसा डायग्राम बनाया था, एक ऐसे बना दिया कि ऐसे ऐसे इधर साइक्लोन आ रहे हैं, इधर आपने स्पेसिफिक तरीके से नाम लिख दिया और नाम भी उन साइक्लोन के लेके जो फेमस रहे हैं, जैसे निसर्ग, बिपरजॉय, अम्फान, वायु, ये और बुलबुल, ये सारे वो थे जो काफी सारे डिजास्टर के कारण चर्चा में रहे थे। अब यहाँ पे आपने एक वो भी लिख दिया होगा कि अगर एक साइक्लोन इधर आएगा, तीन इधर आएंगे, ये भी लिख दिया आपने इसमें। उड़ीसा की आपने पढ़ाई होगा कि उड़ीसा ने जो साइक्लोन से निपटने के लिए उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो उड़ीसा आपने सीधा सीधा लिख दिया ऐसे, उड़ीसा ये किसमें होगा, बेस्ट प्रैक्टिस में हो गया। आपने इसमें और कुछ क्या लिख दिया कि यूनाइटेड नेशन का एक आयोग है जिस जो 13 देश मिलके इन साइक्लोन का नाम देते हैं, तो 13 देशों के बारे में आपने इसका भी जिक्र कर दिया। इसके साथ ही हमारा जो NDA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने बताया कि कितना लगभग भारत को 5700 किलोमीटर है टोटल, कितना 7500 किलोमीटर कोस्टल लाइन है, उसमें 5700 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है वो साइक्लोन के प्रति ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये सारी चीज हमने अपने जो आंसर में पहले से पता होनी चाहिए कि अगर साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आए तो ये तो मुझे लिखना ही लिखना है उसमें, क्वेश्चन कैसा भी हो वो। इसके अलावा सरकार ने इसके ऊपर कोई रणनीति बनाई होगी कि साइक्लोन से निपटने के लिए 3 चरण की रणनीति है। चरण 1 के अंतर्गत किस तरीके से लोगों को पहले हमें बाहर नहीं करना है, बाहर के बाद लोगों को इवैक्यूएट करना है, डिजास्टर आ गया तो किस तरीके से लोगों को SMS भेज के काम करना, और डिजास्टर खत्म हो गया उसके बाद रिस्टोरेशन करना है। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो सेंडाई फ्रेमवर्क है। तो ये सारी चीज कहां से हम पहले से तैयार करके जाएंगे अलग अलग लेवल पे। और हमारे पास देखो कितना कुछ हो गया कि मैप हो गया, मैप में प्रेजेंटेशन अच्छे से हो गई, एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, एक रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने फैक्ट दिखा दिया, एक बेस्ट प्रैक्टिस लिख दी, इसके अलावा एक फैक्ट हमने यहाँ बता दिया, और इंटरनेशनल जो इसके संबंध में लॉ था वो हमने इस पर लिख दिया। तो ये सारी चीज होनी चाहिए इंक्लूड आपके आंसर में। उसके अलावा इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो किस तरह के क्वेश्चन है वो बाद में आएगा, लेकिन इतना चीज आप बना दो प्रश्न। इनको बनाने में कितना लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट टाइम लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर इतना बना दिया तो ये गारंटी है कि आपके लगभग 0.5 मार्क्स से क्लियर हो जाएंगे। और इस तरीके से लिखो प्रेजेंटेशन, इस तरीके से सारी चीजों को कर दो कि एग्जाम को भी लगे हाँ इनको काफी कुछ आ रहा था, नहीं तो इसको पेपर कम पड़ गए, नहीं तो बहुत कुछ और लिख देता है इसमें। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन हो गया, एक हो गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो ऐसे भी जितने भी डिजास्टर सारे हैं, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, या फिर जो लैंडस्लाइड हो, उन सब में भी इस तरीके का हम सारी चीज का यूज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल्स मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम ये साइक्लोन का था। ऐसे ही मैंने इसी तरीके से लगभग सारे जितने भी डिजास्टर के टॉपिक थे उन सब के मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए थे, जो मेन चीज थी कि ये आंसर में जाके मुझे लिखना ही है वहां पे। क्यों, ये कॉमन चीज है, कोई भी क्वेश्चन पूछे सारे साइक्लोन में ये सारी चीज अपने आप ही बन सकती है। एक चीज और क्या करनी है, जैसे ज्योग्राफी में काफी बार हम जो सरकार की जो पॉलिसीज है उनका इतना जिक्र करते नहीं है। अब जैसे मान लो स्टील का क्वेश्चन पूछा हुआ तो स्टील पॉलिसी 2017 उसका भी कंक्लूजन में लिख दो। स्टील पॉलिसी 2017 में सरकार ने 2030 तक का ये टारगेट रखा है और इसके लिए सरकार ये प्रयास और कर रही है, और ऊपर के जो चैलेंजेस है उनका भी हल करके हम जो नई रणनीति है और जो न्यू इंडिया का जो एक सपना है 2047 तक हमें जो सारे इम्पोर्ट को कम करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उसके लिए स्टील सेक्टर में ये पॉलिसी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक माइनिंग को पूछा था 2022 में या फिर 21 में, तो माइनिंग पॉलिसी 2019 है, उसका हम जिक्र कर सकते हैं। अगर पानी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सीधा सीधा पहले से पता होना चाहिए कि पानी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो नीति आयोग का सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI नहीं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इस इंडेक्स के बारे में लिखना है। ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स है, फिर वाटर स्ट्रेस, वाटर स्कैरिसिटी क्या डेफिनेशन होती है, ये हमको पहले से ही पता करके जानी है ये सारी चीज, यहाँ इस तरीके का होता है। इस वजह से मैंने पार्ट में मैं इस तरीके से भी तैयार करके गया था एक डायग्राम कि अगर पानी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि 2019-50 में हमारे पास पर व्यक्ति कितना पानी था, 2001 में कितना था, वर्तमान में कितना है, और लगभग 2100 तक कितना पानी हो जाएगा। इस तरीके का एक डायग्राम मैं पहले से तैयार करके गया था कि अगर इस तरीके का आएगा तो मैं ऐसे तरीके को पहले से ही बना दूंगा। तो
तो इधर लिख दिया मैंने सन, इधर लिख दिया मैंने पानी की उपलब्धता पर कैपिटा। तो इस तरीके से हम डायग्राम अलग अलग तरीके में हम बना सकते हैं। तो ये होगा कि ज्योग्राफी में किस तरीके से करना है और किस किस चीजों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस रखना है। सिलेबस मेन इंपॉर्टेंस है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और उनके आसपास हम किस तरीके से जो वैल्यू एडिशन है वो सारी चीज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन जैसे सिलेबस में कितने इंपॉर्टेंस है, जैसे एनवायरनमेंट में अब सिलेबस देखोगे नहीं तो सिलेबस बहुत कम डिफाइंड एनवायरनमेंट में, उसमें लिखा हुआ कि पर्यावरण, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। उससे पहले 2006 में यही कानून बना था, 2006 में बना था, 10 में बना था, सन 10 में बना था और 10 में सरकार ने इसमें कुछ सुधार किया। 2013 या 14 में क्वेश्चन पूछ लिया था EIA से। 2020 में सरकार ने फिर से इसका एक नया ड्राफ्ट तैयार किया, 2020-21 में इसका 20 में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये चीज पता चल कि सिलेबस का इंपॉर्टेंस क्या है। सिलेबस में सीधा सीधा टर्म डिफाइन किया हुआ है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसमें कुछ सुधार हुआ, सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया फिर से। तो ये हो गया कि पूरा GS1 ने हमको किस तरीके से कवर करना है। अब आते हैं GS2 के ऊपर। GS2 में क्या क्वालिटी है, उसके अलावा गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। क्या हाँ बोल तो दिया था यार, क्वालिटी बोला, फिर गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। तो इसमें भी वही चीज है कि क्वालिटी में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सिलेबस सब में सेम है, लेकिन अब उनकी रणनीति और इसकी जो रणनीति इसमें क्या जैसे कैसे डिफरेंस आएगा तो कभी पता चल जाएगा हमको। क्वालिटी में हमको क्या चीज लिखनी है, आर्टिकल्स, संविधान के आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, उसके अलावा सरकार ने कोई रिपोर्ट्स कमेटीज के ऊपर बनाई हुई है, कोई हमारे पास डेटा फैक्ट्स पहले से ही है और कोई रिसेंट एग्जांपल रहा हो, कोई केस स्टडी है या बेस्ट प्रैक्टिस है, इन सब का हमें किस किस तरीके से यूज करना है। ये हो गया एग्जांपल के रूप में। जैसे अभी आर्टिकल्स, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि उसका अटॉर्नी जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछा था शायद 19 में, तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे करो कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में जो भी कहा गया है भारत का ये सर्वोच्च वकील होता है और उसमें जो भी टर्म लिखा हुआ है इस तरीके से लिखो। इस बार क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति का, तो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के बारे में है। ऐसे उपराष्ट्रपति का पूछा था और उपराष्ट्रपति का किस आर्टिकल में उसके बारे में लिख दो। कैग के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो लिखो आर्टिकल 148 में कैग के बारे में जिक्र किया हुआ। तो यहाँ से पता चलता है कि हमें किस तरीके से जो आर्टिकल्स है उनका इसमें यूज करना है। इसके अलावा जैसे एक टॉपिक है, हम इसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में एक हमारे टर्म डिफाइन किए हुए सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर जो रश्मिकांत इसमें तो इतने अच्छे तरीके से नहीं है, लेकिन इसको हमको फिर से खुद से तैयार करना है। या तो आप जो नोट्स होंगे उसमें अवेलेबल होगी या फिर जो इंटरनेट के माध्यम से इसको तैयार कर सकते हो। अब सेपरेशन ऑफ पावर का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वहां पर आपको क्या करना है कि आर्टिकल 50, उसके अलावा एक दो आर्टिकल और है जैसे 112 या फिर 221, 111 और 222, इस तरीके से आर्टिकल्स और हैं जो जुडिशरी के बीच में और उन सब के बीच में जो संसद है कि जुडिशरी संसद है, संसद में जुडिशरी की चर्चा नहीं हो सकती और जो जुडिशरी है संसद में जो लोग बोलते हैं उनके प्रति जवाब देते हैं, ऐसे ही विधानमंडल के बारे में। तो ये आर्टिकल्स हो गए। इसके अलावा जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको बेसिक स्ट्रक्चर कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उसको बताया गया है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया। ये पहले से तैयार होने चाहिए यार, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये मुझे चीज यूज ही करनी है। अब एक सेपरेशन ऑफ पावर में क्या बना सकते हैं कि भाई इंडिया की जो सेपरेशन ऑफ पावर है कि इधर हमारी पास विधायिका हो गई, ये हमारी कार्यपालिका हो गई और ये हमारी न्यायपालिका हो गई। मतलब विधायिका और इनके बीच में कुछ शक्ति ओवरलैप होती है और जो न्यायपालिका है वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव और जो विधायिका है उससे अलग है। ये इंडिया का सिस्टम हो गया। अब ऐसी साइड में एक छोटा सा बॉक्स यूएसए का बना दो। यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इधर तीनों चीज अलग है। ये इंडिया का हो गया छोटा सा बॉक्स में, इधर यूएसए का हो गया, इधर इंडिया का हो गया। तो ये सारी चीज क्या पहले से तैयार करके जाओ इस तरीके का आएगा तो मैं इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे बना दूंगा। अब इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें जैसे सरकारी आयोग है, पूंछी आयोग है, इनकी काफी सारी रिकमेंडेशन है। सरकारी आयोग ने बोला था कि केंद्र और राज्यों के बीच में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद होना चाहिए। संघवाद पर क्वेश्चन पूछे तो केंद्र राज्य रिलेशन कही आ गया। उसके अलावा जैसे संघवाद को कौन से आर्टिकल्स में, जैसे आर्टिकल 1 में बोला गया कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, तो उस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग में।
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में किसमें इसको बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गए, ये सारी चीज हो गई। अब से जो सेंट्रल और स्टेट की जो कहाँ इश्यूज है रिसेंट वाले, जैसे जीएसटी हो गया या फिर कुछ दूसरे सारे और इश्यू हो गए, उन सब का हम जिक्र कर सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन हम कैसे लिख सकते हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, उसके सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए, जिससे कि हम 2047 में जो विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा कर सके। तो ये अपना एक कंक्लूजन हो गया। तो जो टर्म है, स्टैंडर्ड टर्म है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जी की जो मन की बात हो उसमें जो लोग बोली जाती है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उनका जो न्यूज पेपर में आते हैं, वहां से कहीं ना कहीं उनको हम तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया कि हमारा जो ये पॉलिटी है, उस पॉलिटी में हमें किस किस तरीके से सारी चीजों को यूज करना है, रिसेंट एग्जांपल्स को किस तरीके से करना है। अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि गवर्नेंस का करके आपको कि गवर्नेंस में आप किस किस तरीके से और सारी चीजों को और कर सकते हो, किस तरीके से आप और सारा डायग्राम बना सकते हो। तो ऐसे ये होगा कि आपको एक एक सारी चीज पता चल जाएगी। गवर्नेंस में एक टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर डेफिनेशन लिखे तो मैं कहता था कि विश्व बैंक के अनुसार सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह है जो अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए एक साथ आते हैं और अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। तो मैं देखता था कि विश्व बैंक के अनुसार इसकी डेफिनेशन ये है, एक चीज हो गई। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक छोटा सा डायग्राम बनाता था, जैसे इधर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, इधर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसा यहीं से मिलता है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसा मिलेगा बैंक से, एनबीएफसी से, इधर को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको यहाँ से पैसा मिलेगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या करेंगे, ये यहाँ से होगा महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, गरीबी का निवारण होगा, आर्थिक विकास होगा। तो ये सारी चीज हो गई कि आर्थिक विकास। ऐसा एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, उसमें इस तरीके से दिखा दिया कि इस तरीके से होगा। अब आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का लिखना है। तो मैंने लगभग 8-10 के लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम याद कर लिए थे। जैसे कुछ जैसे कुदुमश्री हो गया, जीविका, लिज्जत पापड़, दीर्घा गैंग, सेवा और गुलाबी गैंग, इसके अलावा आजीविका है, और ऐसे करके काफी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम याद कर लिया था। अब जहां जहां मुझे यूज करना है, जैसे मुझे लिखना है, कुदुमश्री के बारे में सुना होगा लगभग सबने, केरल में इसने जो कम्युनिटी किचन चलाई थी, उनके माध्यम से जो गरीबी है, भुखमरी है, उन सबका विकास हुआ। लिज्जत पापड़ से काफी सारी महिलाओं ने पापड़ बनाए और उनका आर्थिक विकास हुआ। सेवा, जो ये अमूल वाली है, अमूल वालों ने भी सेवा के माध्यम से जो अपने डेयरी प्रोडक्ट थे उनका डेवलपमेंट किया। गुलाबी गैंग थी जिसने महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार होते हैं उनको उन्होंने अच्छे जो प्लेटफॉर्म थे वहां पे उनको उठाया और उनके लिए उन्होंने न्याय दिलवाया। तो इतने सारे हमारे पास पॉइंट हो गए और एग्जाम्पलों से। अब इसमें फिर जो बेस्ट प्रैक्टिस थी, बेस्ट प्रैक्टिस में मैंने क्या लिखा कि ओडिशा गवर्नमेंट का ये मिशन शक्ति, ये बेस्ट प्रैक्टिस हो गई मिशन शक्ति इसका। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश का जो माइक्रो फाइनेंस का जो मॉडल है, मोहम्मद यूनिस खान शायद यही नाम है, उनका जो मॉडल है वो मॉडल काफी ज्यादा फेमस है, उसको मैंने जिक्र कर दिया। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये हो गया, अन्नपूर्णा मिशन हो गया। तो ये सारी चीज मैंने उसमें ओवरव्यू लिख दी। अब इतना कुछ लिखने के बाद मैंने उसमें लिख दिया तो उसमें वो 0.5 नंबर ज्यादा नहीं देगा, 1 नंबर ज्यादा नहीं दे देगा तो नॉर्मल स्टूडेंट से। तो अपने आप फिर ऐसे नंबर आपके एक क्वेश्चन से इतना जो आप कंटेंट उसके अंदर होगा, वैल्यू एडिशन अपने आप होगा, तो अपने आप जो मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये हो गया कि गवर्नेंस में, ऐसे गवर्नेंस के और सारे जो टॉपिक है, चाहे वो इसमें एनजीओ हो या फिर सिविल सोसाइटी हो, उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी वाली चीज हो, सिविल सर्वेंट वाली चीज हो, तो ये काफी सारी चीजें इसके साथ ओवरलैप करती है और इधर भी है। अब फिर इंटरनेशनल इसमें सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस में की सोसाइटी की लगभग सेम सी रणनीति है, उसमें भी वो महिला, बच्चे, बुजुर्ग या फिर पढ़ने वाला सेक्शन वो सारे सेम है। तो जैसे सोसाइटी में पढ़ना है उसी तरीके से हमें इसमें भी तैयार करना है। इसके साथ ही जो ये हो गया इंटरनेशनल रिलेशन में, मैक्सिमम चीज इंटरनेशनल रिलेशन में करंट अफेयर बेस्ड होगी। करंट अफेयर हमें कौन कौन सी चीज हमें किस किस तरीके से तैयार करनी है, तो मैक्सिमम चीज होगी वो करंट अफेयर बेसिस है इंटरनेशनल रिलेशन में। उसमें कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है, उसमें कि हम मैप बना सकते हैं, मैप भी इंटरनेशनल रिलेशन में हम बना सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन इंडिया के नेबरहुड का पूछा हुआ है, तो नेबरहुड के साथ हमारे कौन कौन से देश के साथ किस किस तरीके से रिलेशन है, इसके साथ हम कैसे बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब GS1 हो गया, GS2, अब GS3।
GS3 में इकोनॉमी ये सबसे बड़ा एक जो पेपर ऐसा है कि इसके सारे लगभग 4-5 इसमें टॉपिक्स हैं और इसमें पेपर नंबर में सबसे कम आते हैं। इकोनॉमी है, इसके अंदर एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इंटरनल सिक्योरिटी है। ये 2 टॉपिक तो लगभग कवर कर दिए थे पहले। अब आया इकोनॉमी। इकोनॉमी में वही सेम चीज है, इसकी रणनीति अलग हो जाएगी। जैसे उसमें हम ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर्टिकल ये सब यूज कर रहे थे, इधर हम इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, RBI आ जाएगा, उसके अलावा जो IMF है उन सब के डेटा यूज करने लगेंगे, वो सारी चीज होंगी इधर। अब इसमें जैसे कुछ डायग्राम किस तरीके से पहले से प्रिपेयर करके चल सकते हैं। जैसे एक इधर तो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल रिपीट होता है और हर साल नहीं तो लगभग 1 साल छोड़ के तो लगभग पक्का आता है। जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है FPI, उनके ऊपर क्वेश्चन फिक्स आता है FPI के ऊपर। अगर हमने FPI को पहले से तैयार कर लिया कि FPI कितना % GDP में योगदान है, कितने लोगों को ये रोजगार देती है, इससे कितना हमारा निर्यात होता है,